हाँ, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, मैं डी के पांडे। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नाइट्रिक अम्ल का प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड यूज, उपयोग। ठीक है, तो सबसे पहले नाइट्रिक अम्ल के भौतिक गुण। भौतिक गुण फिजिकल प्रॉपर्टीज। भौतिक गुण मतलब वो देखने में किस हिसाब का है, आपको लैब में उपयोग भी करते हैं तो उससे थोड़ा इससे जानकारी मिलेगी, सावधानियां भी आप रखेंगे। इसका सबसे पहला गुण तो ये है कि यह रंगहीन कलरलेस होता है। ये नाइट्रिक अम्ल जो है आपका कलरलेस है। यह एक रंगहीन द्रव है और है, लेकिन इसकी गंध बड़ी तीव्र होती है। समझ रहा है, जिसकी गंध तीव्र होती है। ये कलरलेस होता है, इसकी शार्प होती है, इसकी स्मेल जो होती है काफ़ी तीव्र होती है इसकी गंध। नंबर 2, इसका क्वथनांक 355.6 अंश के। इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 355.6 अंश केल्विन तथा हिमांक 231.4 अंश के होता है। देखिए, बॉइलिंग पॉइंट इसका और मेल्टिंग पॉइंट, ये फ्रीजिंग पॉइंट दोनों याद रखना है। बॉइलिंग पॉइंट इसका हिमांक, ये क्वथनांक होता है 355.6 अंश के और हिमांक 231.4 अंश के होता है। नंबर 3, यह जल में पूर्ण विलेय है। यह जल में घोला जाता है तो जल में इसकी सॉल्युबल होता है, पूर्ण विलेय है। और इसका जलीय मिश्रण कितना होता है? 68%। ये आपने देखा है, आपने ओस्टवाल्ड भी द्वारा बनाया गया था। जब इसको कंसंट्रेट ये सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा इसको आश्रित किया गया था वहाँ, तो ये 98% प्राप्त हुआ था, जिसे कहा जाता है सधूम नाइट्रिक अम्ल वो। और जब जलीय मिश्रण प्राप्त होता है तो 68% प्राप्त होता है जी। नंबर 4, यह विशेष ध्यान रखना है, यह त्वचा को जला देता है। अगर ये सावधानी रखना है, अगर कंसंट्रेट है और ये पड़ जाएगा स्किन पर तो त्वचा को जला देता है, तथा जलेगा तो क्या होगा? पीले रंग के फफोले उत्पन्न करता है। पीले रंग के फफोले। अब ये पीला रंग क्या होता है? यह त्वचा में जो प्रोटीन उपस्थित होता है, प्रोटीन को ज़ैंथोप्रोटीन में परिवर्तित कर देता है। यह त्वचा में यह पीला रंग, यह पीला रंग त्वचा में उपस्थित प्रोटीन के ज़ैंथोप्रोटीन में परिवर्तन के कारण होता है। या त्वचा में जो प्रोटीन होता है वो ज़ैंथोप्रोटीन में परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण उसका कलर पीला हो जाता है। तो ये आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, इसको नोट करिए। इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज। हो गया।
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका रासायनिक गुण। केमिकल प्रॉपर्टीज। अब इसका रासायनिक गुण काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। तो रासायनिक गुण में सबसे पहला हम देखेंगे इसकी जल में विलेयता क्या होती है। जल में विलेयता, देखिए ये जल में जब जल के साथ क्रिया करता है तो मोनोबेसिक प्रबल स्ट्रांग मोनोबेसिक की भांति व्यवहार करता है। यह जल में जल के साथ प्रबल एक क्षार की भांति व्यवहार करता है तथा हाइड्रोनियम आयन और नाइट्रेट आयन देता है। ये जब इसकी जल के साथ क्रिया कराई जाएगी तो हाइड्रोनियम आयन बनाता है और नाइट्रेट आयन बनाता है। देखिए नाइट्रिक अम्ल है प्लस जल, जब इनके साथ क्रिया कराया जाएगा तो देखो ये हाइड्रोजन इसके साथ आ जाएगा तो यहाँ ये हो जाएगा हाइड्रोनियम आयन प्लस ये आपका बचा NO3, ये नाइट्रेट आयन। तो जल में जब इसके जल के साथ ये एक क्षारक की भांति व्यवहार करता है तो हाइड्रोनियम आयन और नाइट्रेट आयन बनाता है। आपका ऊपर धन आयन है, ये क्षारकी मूलक है आपका ऋण आयन अम्लीय। तो ये जल के साथ हो गया। नंबर 2, अब इसकी क्षार के साथ क्रिया देखते हैं। क्षार के साथ क्रिया आपका नाइट्रिक अम्ल है। अम्ल आपको पता है क्षार के साथ क्रिया करेगा तो लवण बनाएगा। तो अम्ल यह अम्लीय प्रकृति के कारण अम्लीय प्रकृति के कारण यह क्षार से क्रिया करके नाइट्रेट लवण बनाता है। इसकी प्रकृति अम्लीय होती है तो ये क्षार से क्रिया करके क्या बनाता है, नाइट्रेट लवण। आप देखिए यहाँ नाइट्रिक अम्ल हो गया, किसी क्षार को ले लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब इनसे क्रिया होगा तो नाइट्रेट आपका लवण बनेगा ये प्लस H2O। देखिए NaNO इसका प्लस वाला इसके माइनस वाले के साथ, इसका प्लस वाला इसके माइनस वाले के साथ हो जाएगा। तो आपका ये क्या बन गया, सोडियम नाइट्रेट। और सोडियम नाइट्रेट का एक और नाम आप जानते हैं, चिली साल्ट पीटर। हाँ, तो ये क्षार के साथ इसको नोट करिए। फिर अगला पॉइंट, नंबर 3 इसका यह आक्सीकारक गुण। आक्सीकारक गुण यह एक प्रबल आक्सीकारक भी है। ये जो है आक्सीकारक, ये क्या करता है, वियोजित होकर नवजात उत्पन्न करता है, नवजात ऑक्सीजन। यह प्रबल आक्सीकारक है। यह नवजात ऑक्सीजन देता है। अगर नाइट्रिक अम्ल जो है आक्सीकारक का गुण उत्पन्न करता है, देखिए ये क्या हो जाएगा आपका 2NO2 प्लस H2O प्लस O। ये 2 2 4 1 5 6 2 3 6, ठीक ठीक। ये जो है आपका
नवजात ऑक्सीजन है। ये क्या कहलाएगा आपका? नवजात ऑक्सीजन। ये हो गया। अब इसका अगला पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसका रिएक्शन। इसको मिटा दे रहे हैं, अगला देख रहे हैं अब इसकी प्रॉपर्टीज में क्षार धातुओं से क्रिया। ये धातुओं से क्रिया केवल, ये आपके धातु, मेटल, नॉन मेटल और ये आपका मेटलॉयड, उपधातु, धातु, अधातु, उपधातु तीनों से क्रिया करता है। लेकिन यहाँ धातु, इसकी पहले धातु से क्रिया। धातु में मुख्य इसका कॉपर और जिंक, ये दोनों धातु से क्रिया करता है, कॉपर तथा जिंक, इन्हीं से मुख्य क्रिया करता है ये। और जब ये क्रिया करता है तो दोनों की प्रकृति पर, धातु की प्रकृति पर और नाइट्रिक अम्ल की प्रकृति दोनों पर आधारित होते। जब अगर ये धातु कॉपर हो चाहे जिंक हो, अगर डाइल्यूट से तनु नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कर देंगे, दो चीज ध्यान देना है। अगर तनु नाइट्रिक अम्ल से क्रिया होती है, डाइल्यूट से HNO3 से धातु की क्रिया होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है, दो चीज बनता है। ये देखिए NO तथा N2O बनेगा, इसको ध्यान रखना है। अगर कंसंट्रेट से क्रिया करेगा, HNO3 से क्रिया कराया जाएगा, तो ये बनेगा हमेशा NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देता है बराबर, ठीक है। अगर कॉपर की क्रिया कराया जाता है, धातु में कॉपर से क्रिया, कॉपर से क्रिया, अगर कॉपर से तनु नाइट्रिक अम्ल की क्रिया कराया जाता है, ये तो क्या करता है कि लवण को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देता है। कॉपर की धातु की नाइट्रिक अम्ल से, कॉपर धातु की तनु नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराने पर यह धातु को नाइट्रेट में परिवर्तित करता है, परिवर्तित कर देता है। जैसे कॉपर की अब कराना क्रिया देखिए, ये कॉपर की ये तनु नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराया जाएगा तो नाइट्रेट में परिवर्तित करेगा, ट्वाइस प्लस क्या बनेगा आपका NO प्लस H2O। अब 6 2 8 2NO और 4H2O। ये कॉपर की जब तनु नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराया जाता है, कॉपर धातु की, तो ये तनु क्यूप्रिक नाइट्रेट में और ये NO में आपचित हो जाता है, ये देता है। अगर यहीं पर सांद्र से क्रिया कराया जाए, नंबर 2, कॉपर की सांद्र HNO3 से क्रिया, अच्छा जब कंसंट्रेट HNO3 से क्रिया कराया जाता है तो ये यहाँ पर क्या होता है, N2O में अपचयित होता है। ये सांद्र HNO3 के साथ क्रिया कराने पर N2O उत्पन्न करता है, N2O गैस उत्पन्न करता है। ये N2 ऐसा सांद्र से कराया जाएगा ना, सांद्र से आप देख रहे हैं NO2 है ना, ये NO2 गैस उत्पन्न के N2 में अपचयित हो जाता है, NO2 में अपचयित हो जाता है। ये क्रिया करा दीजिए, O3, यहाँ भी आपका क्यूप्रिक नाइट्रेट बनेगा, ट्वाइस प्लस NO2 प्लस H2O। अब देखिए 2 NO2 यहाँ हो जाएगा
और 2H2O यहाँ हो जाएगा। ये है आपका सांद्र नाइट्रिक अम्ल। ये तो कॉपर की तनु नाइट्रिक अम्ल से क्रिया और सांद्र नाइट्रिक अम्ल से, दोनों क्रिया कराने पर ये कॉपर धातु से हो गया। इसको नोट करिए। अब जिंक धातु से क्रिया, नंबर 1, जिंक धातु की तनु HNO3 से क्रिया। ये HNO3 से क्रिया पर कराने पर N2O गैस उत्पन्न करता है। जब जिंक की तनु HNO3 से क्रिया कराया जाएगा तो N2O गैस, N2O गैस कौन सी गैस होती है? लाफिंग गैस। आपको पता है N2O ये गैस उत्पन्न करता है। और ये गैस कौन सी है? लाफिंग गैस। आपका क्रिया करा दीजिए। देखिए यहां भी क्यूप्रिक नाइट्रेट बनेगा प्लस N2O बना आपका प्लस H2O। कॉपर है, जिंक है ना, हाँ सॉरी, जिंक की क्रिया कराया जाएगा तो आपका जहाँ कॉपर है वहाँ जिंक कर देना है, सब कुछ वही रहेगा लगभग। समझ रहा है? धातु की क्रिया कराया जाएगा। अब इसको आप कंप्लीट कर दीजिए। ये तो है 10, 4 दूनी 8, 10 हो ही गया। H2O 5 H2O कर दीजिए, यहाँ बैलेंस कर दीजिए। आपका ये क्लियर हो गया। अच्छा, यहीं पर जब इसी जिंक धातु की सांद्र HNO3 से क्रिया, सांद्र O3 से क्रिया, ये जब सांद्र HNO3 से क्रिया कराया जाएगा, सांद्र HNO3 से क्रिया कराने पर जब यहाँ करा क्या बनेगा? NO2, ये NO2 में अपचयित हो जाता है। NO2 में अपचयित हो जाता है। जब धातु की सांद्र से क्रिया कराया जाएगा तो आपका NO2 में यहाँ भी जो आपका तनु से यहाँ कराया गया, कॉपर से कराया गया था, सेम वही रिएक्शन रहेगा। कॉपर के साथ केवल जिंक लगा देना है आपको। देखिए Zn प्लस 4HNO3, ये है आपका, यहाँ है आपका ये तनु, ये है आपका सांद्र। इससे भी यहाँ बनेगा Zn ठीक है होल ट्वाइस प्लस NO2 प्लस H2। अब इसको आप बैलेंस कर दीजिए। NO2 2 है तो 2 यहाँ कर दीजिए, 2 है तो 2 यहाँ कर दीजिए। अब ये आपका बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट करिए। हो गया। अब आगे चलते हैं। देखिए ये कुछ धातुओं से अभिक्रिया आ जाता है, वो अभिक्रिया नहीं दर्शाता है आपका। अगर आ जाए गोल्ड और प्लेटिनम, ये भी तो आपके धातु हैं, तो नंबर 3 में गोल्ड तथा प्लेटिनम, गोल्ड तथा प्लेटिनम से क्रिया। देखिए कभी कभी आप पूछ देता है कि गोल्ड की नाइट्रिक अम्ल से या प्लेटिनम की नाइट्रिक अम्ल से, आयरन की नाइट्रिक अम्ल से, आयरन, एल्युमिनियम, क्रोमियम, निकिल इत्यादि की नाइट्रिक अम्ल से क्रिया पूछ देता है। तो अगर गोल्ड या प्लेटिनम इन सबों से नाइट्रिक अम्ल को यह क्रिया नहीं दर्शाता है, मतलब गोल्ड तथा
इस तरीके लिख दीजिए AU तथा PT, गोल्ड तथा प्लेटिनम से नाइट्रिक अम्ल कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं दर्शाता है। अच्छा, ये क्यों? ये जो है गोल्ड और प्लेटिनम आप आगे पढ़ेंगे एक्वारेजिया में विलय होते हैं, इसमें विलय नहीं होते। अम्लराज, एक्वारेजिया को क्या कहा जाता है? अम्लराज, उसमें विलय होते हैं। ये अम्लराज में विलय होते हैं, अम्लराज में विलय होते हैं। अच्छा, गोल्ड और प्लेटिनम किसकी क्रिया नहीं होती? इसमें भी। और ये ध्यान देना है, आयरन, एल्युमिनियम, क्रोमियम, निकिल आदि। आयरन है आपका, एल्युमिनियम, क्रोमियम, निकिल आदि धातु भी नाइट्रिक अम्ल के साथ कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं दर्शाते हैं। अच्छा, क्यों? इसमें ऑक्सीकरण होता है, लेकिन थोड़ी देर में आगे जाने पर एल्युमिनियम किस पे ऑक्साइड की, एल्युमिनियम की परत बन जाती है, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल के साथ एल्युमिनियम की परत चढ़ जाती है, या परत चढ़ जाती है। चलो, एल्युमिनियम का ऊपर परत बन जाता है, जिससे ये अभिक्रिया आगे नहीं हो पाता। समझ आ रहा है? तो ये आपका गोल्ड और प्लेटिनम, ध्यान देना है, आयरन, निकिल, इन सब से रासायनिक कोई अभिक्रिया नहीं होती है। ठीक है, इसको नोट करिए। इसके बाद हो गया, ये आपकी मेटल से हो गए आपका रिएक्शन। अब अधातुओं से क्रिया, इसमें एक ध्यान देना है, एक आप नोट कर, जब किसी नॉन मेटल से अब क्रिया होता है, नॉन मेटल में मुख्य इसमें आपका होगा कार्बन, सल्फर, फास्फोरस और आयोडीन। इन्हीं चार से मुख्य नॉन मेटल से अधातुओं से क्रिया होती है नाइट्रिक अम्ल की। और इनसे क्रिया होता है, देखो, जब किसी भी अधातु की क्रिया होती है, नॉन मेटल माने अधातु प्लस नाइट्रिक अम्ल, इससे जब क्रिया होता है तो बनता क्या है? सब में एक अगर मालूम ये ठीक हो जाएगा तो सबसे रासायनिक क्रिया आसानी से हो जाएगी। क्या बनता है? ऑक्सी अम्ल, ऑक्सी अम्ल। अच्छा, जब इनसे क्रिया होगी तो हमेशा कंसंट्रेट ना, केवल डाइल्यूट में केवल कॉपर और जिंक से होता है, अन्य धातु और उपधातु, इनसे जब क्रिया होगी तो हमेशा कंसंट्रेट शांत नाइट्रिक अम्ल से क्रिया होगी। शांत में आपका बनता क्या है? NO2 और प्लस H2O। ये एक लाइन, जैसे अगर कार्बन की क्रिया करा दिया गया HNO3 से, तो इससे ऑक्सी अम्ल क्या बनता है? H2CO3। ये ऑक्सी अम्ल यही होता है आपका, जो स्प्राइट ठंडा वगैरह पीते हैं तो उसमें अब ये बनता है ऑक्सी अम्ल। लेकिन ये जब टूटता है, देखो H2O प्लस CO2, ये जल और कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें जो बुझबुझाहट के साथ गैस निकलती है वो क्या? CO2 की गैस होती है। तो ये दोनों गुले होते हैं। अगर इसकी कराया जाए सल्फर से क्रिया, HO3, इससे तो आपका बनता है सल्फ्यूरिक अम्ल, प्लस H2O बनेगा प्लस CO2 यहाँ बनेगा। अगर इससे फास्फोरस से कराया जाए HNO3, तो आपका बनेगा फास्फोरिक अम्ल H3PO4, ये बनेगा, प्लस वो आगे आपका बनेगा ही। CO2 तो रहबे करेगा आपका, H2O भी रहेगा।
अगर आयोडीन से क्रिया कराया जाएगा तो आपका आयोडिक अम्ल, इसको क्या कहेंगे, आयोडिक अम्ल, और यहाँ भी आपका वही चीज बनेगा। अगर ये चीज आपको मालूम है तो रासायनिक अभिक्रिया, अगर जैसे कार्बन से, अब देखिए अब आपका आधातु में कार्बन से जब क्रिया कराया जाएगा, कार्बन से क्रिया, देखिए कार्बन 4HNO3, इससे कार्बन से बनता क्या, कार्बन डाइऑक्साइड आपका CO2 प्लस NO2 बनेगा प्लस H2O बनेगा। हाँ, अब कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करा दीजिए तो क्या हो गया आपका 2NO2 बनेगा और 2H2O। ये देखिए जी, अगर सल्फर से क्रिया कराया जाएगा, यहाँ सल्फर से क्रिया, सल्फर से क्रिया कराने पर HNO3 यहाँ होगा तो बनेगा सल्फ्यूरिक अम्ल। ये सभी कंसंट्रेट हैं आपके, तो H2SO4 बनेगा प्लस NO2 आपका बनेगा ही बनेगा प्लस H2O बनेगा। अब इसको आप बैलेंस कर देंगे तो H2SO4 हो गया तो ये बनेगा 6NO2 है, और सल्फर है 2 यहाँ हो गया तो 2H2 ये हो गया आपका। अगर फास्फोरस से क्रिया कराना है, देखिए 2P प्लस HNO3, अब इससे आपका अम्ल क्या बनेगा H3PO4 PO4। अब यहाँ 2P है तो यहाँ लगा दीजिए प्लस NO2 प्लस H2। अब इसको आप बैलेंस कर दीजिए तो ये पूरी हो गया, और 2 दूनी 6 4, तो 2H2 यहाँ हो गया आपका। ये NO2 का ठो है 10 है, 10 NO2 बनेगा यहाँ। 1 मिनट, किसमें बैलेंस में दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार अगर आयोडीन से क्रिया कराना है, आयोडीन से क्रिया, तो देखिए I2 प्लस 10HNO3, अगर ये आपको मालूम है ऑक्सी अम्ल तो आसानी से आपकी क्रिया हो जाएगी। देखिए AiO3 आपका आयोडीन है 2 यहाँ से कर दीजिए प्लस NO2 बना तो 10NO2 ये भी हो जाएगा, अब प्लस H2O, तो H2O 10 है तो यहाँ 10 है ना, 2 यहाँ हो गया, और 4 H2O और 8 2 10 हो गया बैलेंस। तो आप देखिए अगर ये आपको मालूम रहेगा कि किसी भी नॉन मेटल की नाइट्रिक अम्ल से कंसंट्रेट, सभी ये आपके सांद्र हैं, सांद्र। जब अधातु से क्रिया कराया जाता है तो आपका ऑक्सी एसिड बनेगा प्लस ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और H2O। हाँ, ऑक्सी अम्ल में आपको मालूम, कार्बन से क्रिया कराया जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर से होगा तो सल्फ्यूरिक अम्ल, और फास्फोरस से होगा तो फास्फोरिक अम्ल, और आयोडीन से आयोडिक अम्ल। ये आपको कंप्लीट कर लीजिए, रिएक्शन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तैयार हो जाएगा। नोट करिए। अच्छा हो गया। अब अगला है लास्ट, उपधातु से क्रिया। उपधातु से क्रिया, देखिए नाइट्रिक अम्ल उपधातु, 2 उपधातु है इसमें, नाइट्रिक अम्ल उपधातुओं
जैसे आर्सेनिक एंटीमनी से क्रिया करके आर्सेनिक अम्ल तथा एंटीमोनिक अम्ल बनाता है। ये आर्सेनिक की क्रिया कराएंगे जिगर 5HClO3, ये बनेगा आपका O4 AsO4 आर्सेनिक हो जाएगा प्लस 5NO2 प्लस H2O, ये हो जाएगा आपका। उसी प्रकार अगर एंटीमनी से क्रिया करा देंगे तो ये हो जाएगा AS3ASO4 प्लस 5NO2 प्लस H2O, यह है आपका आर्सेनिक अम्ल। इसे कहेंगे एंटीमोनिक अम्ल। ये AS है ना, यहाँ SB हो जाएगा एंटीमोनिक अम्ल। और ये है आपका आर्सेनिक अम्ल। ये आर्सेनिक अम्ल और एंटीमोनिक अम्ल ये आपका हो जाएगा उपधातु से क्रिया। इसको नोट करिए। लास्ट है उपयोग। अच्छा देखिए, उपयोग, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होगा? उपयोग नंबर 1 देखो, नाइट्रिक अम्ल का उपयोग इसका उपयोग होता है विस्फोटक पदार्थ तैयार करने में। किसमें? विस्फोटक पदार्थ जैसे TNT मतलब ट्राई नाइट्रो टॉलुइन, TNG मतलब ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन, ये विस्फोटक पदार्थ है। TNG डायनामाइट, गन काटन, पिक्रिक अम्ल, ये इसका उपयोग, ये सब विस्फोटक पदार्थ हैं। पिक्रिक अम्ल आदि बनाने में होता है। नंबर 2, इसका उपयोग उर्वरक जैसे, कौन सा उर्वरक? अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट आदि बनाने में होता है। देखिए, उर्वरक, रासायनिक केमिकल उर्वरक जो तैयार होते हैं, रासायनिक खाद, उनको बनाने में इनका उपयोग होता है। नंबर 3, कृत्रिम रेशम, औषधियाँ, इत्र आदि बनाने में उपयोग होता है इनका। नंबर 4, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में
प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। नंबर 5, चांदी तथा स्वर्ण के शोधन में और 6वां अम्लराज जो के निर्माण में। ये ध्यान देना है, चांदी और स्वर्ण के शोधन में देखते हो देहातों में सब गांव से बाहर से आ जाते हैं और घर में जब आदमी चले जाते हैं तो महिलाएं कौन रहती हैं तो वो सब आते हैं और चांदी और सोने को कहते हैं कि ले आइए हम नया कर देंगे। हाँ, और जब पुरुष नहीं रहते हैं तो महिलाएं क्या सोचती है कि हमारा गहना जितना होगा सब लेकर के चली जाएंगी और वैसा नया करेंगे कि आजकल आपको मालूम है कि आर्टिफिशियल है भी, तो तमाम वो आपका नया वाला आपका ओरिजिनल वाला रख करके और आर्टिफिशियल वाला आपको उलट के दे देंगे। उस समय पहचान उनको नहीं मालूम रहेगी और वो लेकर के कई बार ये गांव में ऐसा हल्ला हुआ है कि आते हैं कि उसको साफ करते हैं। साफ करने के लिए आप घर में साफ करा लीजिए, लेकिन बाहर ऐसे लोगों को कतई मत देने का, घर में बता दीजिए लोगों को, ठीक है। हाँ, नहीं तो पता लगा कि आपका ओरिजिनल तो साफ हो जाएगा वास्तव में एकदम से, और जो बचा रहेगा वो किसी काम का नहीं रहेगा। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया आपका।